मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक जीवन। मध्यकालीन राजस्थान में जाति व्यवस्था पर आधारित परंपरागत सामाजिक ढांचा अपना अस्तित्व बनाए हुए था। जातिवाद की जड़ें बहुत ज़्यादा ही गहरी थी। जातियों में आपस में अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव अपने चरम पर था। सामंतवाद का भी दौर था। प्रत्येक जाति का स्थान उसकी वंशोत्पत्ति और व्यवसायिक आधार पर कायम था। प्रत्येक जातीय ढांचे में उसकी विविध उपजातियों की अग्रता भी बनी रही। सामाजिक संगठन के अभिन्न अंग के रूप में संपूर्ण संगठन के अनुशासन को बनाए रखना प्रत्येक जाति का कर्तव्य माना जाता था। सामाजिक संगठन में प्रत्येक जाति की अग्रता उस जाति की वंशोत्पत्ति तथा उसके द्वारा अंगीकृत व्यवसाय पर निर्भर करती थी। एकमात्र आर्थिक संपन्नता कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। विशुद्ध व्यवसायों को अपनाने वाली जातियों को सामाजिक संगठन में उच्च स्थान प्राप्त था, चाहे आर्थिक दृष्टि से वे निर्धनी क्यों ना हो। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर भी अशुद्ध व्यवसायों को तथा कथित जो निम्न व्यवसाय है उनको अपनाने वाली जातियों को निम्न माना जाता था। व्यक्ति का महत्व उसकी जाति पर आधारित था, योग्यता पर नहीं। बुद्धिमान, धन संपन्न और राजभक्ति होते हुए भी निम्न जातियों के लोगों को अछूत ही समझा जाता था और उन्हें अपने जातीय कर्तव्यों का पालन अथवा बेकार मामलों में छूट नहीं दी जाती थी। प्रत्येक जाति का अपना सोपानात्मक ढांचा था, जिसमें उसको विविध शाखाएं अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए खान पान तथा शादी विवाह के रीति रिवाजों का परंपरागत रूप से पालन करती थी। उदाहरणार्थ, श्रीमाली और सांचोरी ब्राह्मण अपनी अग्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ही शाखा के लोगों के अलावा अन्य किसी भी शाखा के ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते थे। ब्राह्मणों में दूसरे नंबर की उपजातियाँ वे थी जो केवल ब्राह्मणों के हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार करती थी। अछूतों के अलावा अन्य सभी सवर्ण जातियों का अन्न जल ग्रहण करने वाले ब्राह्मणों का स्थान तीसरे नंबर पर था। अछूतों से दान दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मणों का स्थान सबसे निम्न था। इसी प्रकार राजपूतों में वक्रता का भेद था। पर्दा प्रथा का पालन करने वाले और नाता विधवा विवाह न करने वाले राजपूतों को उच्च श्रेणी उज्जवल समझा जाता था, जबकि पर्दा प्रथा न रखने वाले और नाता करने वालों को निम्न श्रेणी नातायत समझा जाता था। पेशेवर जातियों में व्यग्रता की भावना विद्यमान थी। परंपरागत सामाजिक ढांचे को बनाए रखने का दायित्व जाति पंचायतों का था। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों के मामलों में प्रत्येक जाति अपने परंपरागत नियमों द्वारा प्रशासित होती थी। नियमों में संशोधन करने अथवा नए नियम बनाने, नियमों को अमल में लाने और नियम भंग करने वालों को सजा देने का दायित्व जाति पंचायतों का था। जाति पंचायतें अपनी जाति की उन्नति के लिए समय समय पर नियम बनाती थी और अपनी जाति के लोगों से जातीय नियमों एवं मर्यादाओं का पालन करवाती थी। जाति भोज के लिए पंचों की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता था। इस प्रकार के अवसरों पर जाति शिष्टाचार के पालन का पंच लोग बड़ा ध्यान रखते थे। ऐसे अवसर पर बनने वाले भोज में पंचायत सामान्यतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देती थी। उदाहरणार्थ, जोधपुर के पुष्करना ब्राह्मणों में मौसर मृतक भोज के अवसर पर जाति भोज के लिए लड्डू बनवाने के लिए जाति पंचायत से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ी थी। जाति पंचायतें ऐसे मामलों की सुनवाई परंपरागत रिवाज के अनुसार करती थी, जिनसे जातीय शुद्धता पर आँच आती हो। दंड अपराध पर निर्भर करता था। सबसे कठोर दंड जाति से बहिष्कृत करना था। जाति पंचायतें औपचारिक रूप से राज्य के नियंत्रण एवं संरक्षण में होती थी, किंतु सामान्यतः राज्य कभी अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता था। शासक लोग अपने सामने आने वाली जातिगत मामलों को जाति पंचायतों के पास ही भिजवा देते थे तथा ऐसे विवादों में अधिकतर पंचायतों के निर्णयों को ही मान्यता देते थे।
जाति पंचायतों के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति राजकीय न्यायालय की शरण ले सकता था, परंतु वह भी जाति के पंचों की सहायता से ही न्याय प्रदान करते थे। राजपूत शासकों ने अपने अपने राज्यों में जाति व्यवस्था पर वसूली के मामले में भी अधिकांश राज्यों ने ब्राह्मण, राजपूत आदि जातियों की परंपरागत सुविधाओं को कायम रखा। इन सब के परिणाम स्वरूप राजस्थान में जाति प्रथा आधारित परंपरागत सामाजिक ढांचे का अस्तित्व बना रहा। हमें इस काल में विभिन्न जातियां देखने को मिलती है, जिनमें ब्राह्मण, उनके अंदर भी जो उपजातियां थी, गोत्र थे, राजपूत, वैश्य जिन्हें महाजन और बनिया कहा जाता था, कायस्थ जो है हिसाब किताब का काम करते थे, चारण जो राजपूतों से मांगने का काम करते थे, कृषि कर्मी जातियां, आदिवासी जातियां, दास प्रथा भी थी। धर्म में देखें तो मुसलमान भी थे। इसके अलावा हमें थोड़े बहुत जो है वो ईसाई भी देखने को मिलते हैं, जिससे जो क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधीनता में आ गए थे सारे रियासतें, तो हमें ईसाई भी मिलते हैं। इस तरह से मध्यकाल का ये सामाजिक ढांचा पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित था। इसके अलावा अगर हम देखें सामाजिक जीवन में, तो संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, जिसमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा थी। भूमि जो है वो जीवन निर्वाह का आधार था और परिवार सदस्यों में भूमि का बंटवारा हितकर नहीं समझा जाता था। इसलिए मध्यकाल में भूमि विभाजन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रही। कृषि और घरेलू कुटीर उद्योगों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। इस कारण भी संयुक्त परिवार प्रथा बनी रही। संस्कार भी विद्यमान थे, लेकिन ये कुछ जो है वो जातियों तक ही सीमित थे, सभी को ये संस्कार के छूट नहीं थी। लेकिन जिसमें नामकरण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकरण है, कांडवेद है, ये जो है वो सामान्यतः सभी में था। कुछ जातियों में विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था और कुछ जातियों में विवाह का कोई निषेध नहीं था। सती प्रथा विद्यमान थी, कन्यावध विद्यमान था। सती प्रथा में पुरुष के मरने पर उसकी पत्नियां पति की शव साथ जलकर भस्म हो जाती थी। कन्यावध था। इस तरह से हमें